नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे की और हमारे साथ हैं वंदे भारत के जनक सुधांशु मणि जी। स्वागत कर रहा हूँ मैं सुधांशु मणि जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तो कल बजट आया है, उसमें जी। रेलवे का कोई उल्लेख नहीं था। देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा दिया गया है, 11,21,000 करोड़ इस बजट में भी डाला गया है, लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्ट्री का एक शब्द भी नहीं डाला गया। ना हाईवे मिनिस्ट्री जी। का डाला गया और ना रेलवे जी। मिनिस्ट्री का डाला गया। खैर, वो तो अपनी जी। प्रायोरिटी होती है मंत्री की। लेकिन इस समय जो रेलवे ने जो प्रगति की है, और विशेषकर आप देख रहे होंगे क्योंकि वंदे भारत आपका ही आइडिया था, आपने ही बनाई थी, आपके ही नेतृत्व में बनी थी। तो अब वंदे भारत एक्सप्रेस श्रीनगर पहुंच गई है। जी। तो इसको आप रेलवे के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल ये, क्योंकि मैं इसको रेलवे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। इसलिए नहीं कि वंदे भारत वहां पहुंच गई, ज्यादा इसलिए कि रेस्ट ऑफ द कंट्री इज सीमलेसली कनेक्टेड विद द वैली नाउ। ये एक बहुत बड़ी, इसमें देखिए इमोशनल, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ट्रू इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ट्रू यूनिफिकेशन की एक भावना है। इसके अलावा फिर बाकी लॉजिस्टिक्स में आसानी और ट्रैवल में आसानी और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी जरूर होगी। कितनी है ये डिफेंस सोर्सेज इसको ज्यादा आंक सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चूंकि ज्यादातर लाइन देखिए जो बनिहाल तक ज्यादातर लाइन या टनल के ही अंदर है, मतलब 80% मेरे ख्याल से 85% टनल है। तो उस हिसाब से तो आप उसमें ये जिन समझे कि 111 किलोमीटर्स में से 97 किलोमीटर अंडर टनल है। बिल्कुल आप एकदम वही। तो इतना मतलब आप ये समझिए कि ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी एक्सपोज्ड है लाइन एंड इट इज ओपन टू लॉट ऑफ टेररिस्ट अटैक। तो आपको सिर्फ वो पार्ट गार्ड करना है जो टनल के नीचे नहीं है। तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी काफी है, तो उस हिसाब से तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। वो जब ट्रेन शुरू होगी, इस महीने सुनते हैं कभी शुरू होगी, तो उस समय ये भूल जाएंगे लोग कि ये कितना पुराना प्रोजेक्ट है और 90s में सैंक्शन हुआ, कितना कॉस्ट ओवररन हुआ है। वो अब बातें अलग से बात करने की हैं, लेकिन जब ये सेक्शन खुलेगा तो वो बात करने की नहीं रहेगी। ये रहेगी कि भारत ने जम्मू एंड कश्मीर तक, वैली तक, इतने ऊंचे पहाड़ों के रास्ते से होते हुए एक रेलवे लाइन तैयार कर दी है। और अब वंदे भारत तो सिर्फ सोने में सुहागा है। अगर वंदे भारत नहीं भी होती तो भी कोई और ट्रेन चलती या चलेगी भी, और एलएचबी कोच का भी रेक तैयार हुआ है। हाँ, एक तो 18 जी कोच का वो रेक है एलएचबी का, जी। जी। और 2 वंदे भारत के रेक्स हैं। जी। तो मेरे हिसाब से तो ये माइलस्टोन तो है ही, मेजर माइलस्टोन है। अब बस इंतजार है कि मेरे ख्याल से अब शायद मोदी जी कब टाइम दें उसी का इंतजार है। 5 तारीख के बाद, इलेक्शन के बाद कभी हाँ, होगा। इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होने के बाद ही हो पाएगा, मुझे लगता है। जी। वैसे ये आप बताएंगे, अच्छा मैं कोड ऑफ कंडक्ट, अगर ये ट्रेन श्रीनगर से चलती है तो उसमें भी कोड ऑफ, दिल्ली स्टेट का इलेक्शन है, वहां लगता है कोड ऑफ कंडक्ट? अगर हम वैसे तो दूसरे स्टेट में नहीं लगता। अगर उसको श्रीनगर से जम्मू या श्रीनगर से कटरा चलाते हाँ। हैं तब तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई आता है। अब ये क्या प्लान्स हैं, कुछ और जी। चीज़ें देख रहे हैं और कुछ और सिक्योरिटी मेजर्स देख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक बड़ी अजीब सी जो बात हुई है जिसके ऊपर मैंने भी कमेंट किया था एक प्रोग्राम करके, कि भई ये जो सिक्योरिटी ऑब्सेशन है ना, समटाइम्स इट गेट्स टू मच। या। और मेरा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उसमें ये है कि भई अ, जो सिक्योरिटी वाले हैं ना, दे ऑलवेज ट्राई टू प्ले एक्स्ट्रा सेफ। हम्म। और अब ये जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनको देखना पड़ता है, क्योंकि आप ट्रेन को कटरा ले जाएंगे, मेरे ख्याल से कटरा में डी बोर्डिंग करेंगे, फिर दूसरी उनको बोर्डिंग कराएंगे।
ये फिर तो जो पूरा जो बात चलती थी कि हम्म, साहब दिल्ली टू श्रीनगर, कन्याकुमारी टू कश्मीर, इस सब का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। और ऐसे टाइम पे किया है जिस टाइम पे जम्मू में ब्लॉक लिया हुआ है, नहीं तो प्रोबेबली हाँ, ये शायद हाँ, जम्मू से श्रीनगर का होता। और बिल्कुल। देखिए, दोनों बात आपने कही। ये अगर इंटेंशनली, भाई कटरा का अपना महत्व है, इस सरकार के लिए शायद थोड़ा ज्यादा ही है। अगर उस लिहाज से कटरा से श्रीनगर चला रहे हैं तो समझ में आता है। कटरा छोटा स्टेशन है जम्मू के मुकाबले, और ये 3 थोड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं केवल, प्लेटफॉर्म। वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ, तो वहाँ मुश्किल होगी। और अगर जम्मू मतलब के 3 प्लेटफ़ॉर्म और रीडेवलपमेंट, 6 या 7 लाइन्स हैं वहाँ बस। ऐसे ही है, मुझे ठीक एग्जैक्ट नहीं मालूम, बट जम्मू से बहुत छोटा है, तो जम्मू से नहीं चलाने का रीजन अब जो भी हो, जम्मू में ट्रेडर्स वगैरह का और बिजनेस का काफी ऑपोजिशन भी है कि भाई अभी जम्मू जो प्लेटफॉर्म था टू टेक ऑफ टू द वैली, चाहे वो आप ट्रेन से आए जम्मू तक या आप किसी भी मीन से आए, अब अगर आप डायरेक्ट रेल के यात्रियों को सीधे कटरा लेते जाएंगे जिनको कश्मीर जाना है, तो जम्मू बाईपास हो जाएगा। तो उनमें थोड़ा डिसैटिस्फैक्शन है अमंग द ट्रेडर्स देयर एंड शॉपकीपर्स एंड अदर बिजनेसेस। अब सिक्योरिटी के बारे में मैं अब ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में मुझे तो नहीं लगता ये कोई चलने वाली चीज है कि आप सारे पैसेंजर्स, अब स्लीपर ट्रेन आएगी तो स्लीपर मतलब बहुत सामान लेके लोग चलते हैं, 10-10 15-15 दिन के टूरिज्म पे वो सब सामान लेके उतरे, और उसको फिर आप सिक्योरिटी चेक करिए लगेज के साथ, दूसरी ट्रेन में बैठिए, तो वो जो डायरेक्ट ट्रेन का मजा आने वाला था लोगों को, वो तो इतना धूमिल हो जाएगा कि शायद लोग फिर प्रेफर करेंगे ट्रेन से ना जाए। तो इस पे क्या फ्यूचर स्ट्रेटजी रहेगी, ये देखने वाली चीज होगी। जी जी, हाँ, वैसे जम्मू जो है वहाँ पे जो एक्सपेंशन चल रहा है जम्मू रेलवे स्टेशन पे, वो 3 प्लेटफ़ॉर्म से बढ़ा के वहाँ 7 प्लेटफ़ॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, और भी उनकी वॉशिंग लाइन्स और स्टेबलिंग लाइन्स वहाँ पे कई जी, सारी बनाई जा रही हैं। तो जी। हो सकता है कि ये डीबोर्डिंग पॉइंट जम्मू ही बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर जम्मू से श्रीनगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते तो इट हैज़ नो मीनिंग, देन इट्स एन इन्वेस्टमेंट हाँ, लॉस। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर सिक्योरिटी, आपने 2 बात कही, आपने कहा कि हम लोग एक्स्ट्रा सेफ हो जाते हैं, तो देखिए उसका एग्जाम्पल ये दुनिया में, मैंने ये हिंदुस्तान में ही देखा है कि सारी सिक्योरिटी पास होने के बाद भी गेट पे भी एक सीआरपीएफ वाला खड़ा रहता है, सीआईएसएफ वाला, सॉरी। तो अब ये मेरी समझ में नहीं आया कि आर दे सो अनश्योर ऑफ हु ऑल दे हैव लेट इन, कि वो वहां भी एक आदमी लगा के रखते हैं। पहले तो याद होगा आपके बोर्डिंग कार्ड पे स्टैंप वगैरह लगता था, आजकल नहीं है। हुँ। तो इतना आप, व्हाई शुड यू बी सो अनश्योर ऑफ योर सेफ्टी? अगर मतलब ऐसे आपके क्या इस तरह के पाथवेज बने हुए हैं जहां अनऑथराइज लोग घुस सकते हैं इतनी आसानी से? अगर नहीं घुस सकते तो आपकी सिक्योरिटी के थ्रू आदमी गया है, फर्दर क्या सिक्योरिटी आप करना चाहते हैं गेट पे? तो उसी तरह इसका कोई सोल्यूशन सिक्योरिटीज के साथ मिलकर निकाले बिना मजा एकदम आधा हो जाएगा अगर दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन श्रीनगर नहीं जाए। मजा तो है कि त्रिवेंद्रम से डायरेक्ट ट्रेन, वंदे स्लीपर जब आ जाए, त्रिवेंद्रम से सीधे श्रीनगर ट्रेन जाए, तो बल्कि उसका, कन्याकुमारी से, नाम वही चलता है ना जी कन्याकुमारी कन्याकुमारी, से। हाँ कन्याकुमारी से, तो वो उसका जो ऑप्टिक्स होगा वो बहुत जबरदस्त होगा, और वो उसकी एक वैल्यू रहेगी। तो देखें क्या किया जाता है इसमें। बहरहाल अब ये ट्रेन जो जिस भी हालत में है, मेरे ख्याल से अब जब ये लॉन्च करेंगे तो ये वंदे भारत ही करेंगे और कटरा से श्रीनगर लॉन्च करेंगे। ये यही होगा, या श्रीनगर में होगा या कटरा में होगा, ये सब अभी तो क्लियर नहीं है। ठीक है, उतनी उसकी ऑप्टिक्स थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन वो ट्रेन, अब देखिए वो जो ट्रायल में ही जो चेनाब ब्रिज पे गुजरी ट्रेन, वो बड़ा वायरल हुआ है, वो जो भी हुँ, वीडियो है। हुँ, हुँ, और हुँ। एक केबल स्टेट ब्रिज है, आपको पता ही होगा, अंजी, हाँ, वो भी बहुत अंजीगढ़। अच्छा ब्रिज बना, अंजीगढ़, वो ब्रिज भी काफी रिमार्केबल है। तो ये बहुत सीनिक ड्राइव तो नहीं होगी रन आप, क्योंकि आप टनल से ही गुजरेंगे ज्यादातर। तो इसका जो इमोशनल एंगल है, और खास तौर से वो जो 2 ब्रिज से गुजरेगी ट्रेन, वो बहुत अहम है। जी, बिल्कुल। और ये जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे ख़्याल से अलाइनमेंट फाइनल करने में भी इसमें बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। बहुत प्रॉब्लम आई, और बिल्कुल। अलाइनमेंट जो है वो चनाब
रिवर वाला, ये चेनाब ब्रिज, वर्तमान जो चेनाब ब्रिज है, ये फाइनल हुआ था जाके 2007-8 में। जी और जी पहले कह रहे थे कि नहीं साहब, आप जो है इसको सीधे कटरा से डायरेक्ट लेके जाओ। तो उसमें शायद ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ रही थी उसमें, मैंने ऐसा जी पढ़ा है। जी 1:40 ग्रेडियंट हो रहा था उसमें। अभी जो प्रेजेंट अलाइनमेंट है उसमें 1:100 है। जी 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 जी। तो अब अब उस जो समय ये सोच थी, उस समय ये सोच थी। अब ये चूंकि बात उठी है तो मैं बता दूं, जैसे 1:37 है इधर आपका इगतपुरी और फिर पुणे मुंबई के बीच में जो भोर घाट बोलते हैं जिसको, तो उसमें हर हर पैसेंजर ट्रेन में, मालगाड़ी में तो लगता ही था, बैंकर लगता है, पीछे एक लोग को लगाना पड़ता है। लेकिन वंदे भारत, चूंकि इसमें पावर ज्यादा है, कोई जादू नहीं है, पावर ज्यादा पैक कर दिया आपने, तो ये वंदे भारत में नहीं करना पड़ता। ऑब्वियसली वंदे भारत में बैंकर लगाने का कोई स्कोप भी नहीं है, तो उस समय ये नहीं रहा होगा। ये अगर ग्रेडियंट वाला इशू, मैंने भी यही सुना है, रहता तो ये 1:40 कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। जो अलाइनमेंट अभी इन्होंने चूज किया, इसका रॉक स्ट्रक्चर ठीक से स्टडी नहीं हो पाया और उसमें सरप्राइजेस इतने मिले कि इनको टनलिंग वर्क में बहुत दिक्कतें आई। तो खैर, वो उसका डिफेंस तो यही है कि भाई इतने बड़े प्रोजेक्ट में ऐसा होता है, लेकिन जितने लेसन मिले हैं इसमें, उसको कम से कम जो अब इधर का आपका कर्णप्रयाग में यूज करना चाहिए वो लेसन, कि जितनी जल्दी हो सके। और आपको पता होगा कि सैंक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन ये लेह वाला भी एक प्रोजेक्ट आएगा कभी ना कभी, उसका इनिशियल सर्वे हो चुका है, डीपीआर भी शायद बन गया, अभी सैंक्शन नहीं हुआ है। ये लेह वाले में तो अमीर, मेरे ख्याल से ग्रेडियंट की भारी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उसमें तो 5000 मीटर तक जाता है। अब श्रीनगर तो 1800 पे ही है, कर्णप्रयाग तो शायद 1200-1300 पे ही है मीटर पे। लेकिन ये आप जो पीर पंजाल क्रॉस करते हैं, इसमें अब एग्जैक्टली कितनी हाइट तक जाते हैं मुझे नहीं याद है, पर डेफिनेटली काफी हाइट तक तो इसमें भी जा रहे होंगे आप। नहीं नहीं, वो आ, बानीहाल इज एट अबाउट 1700 और अच्छा काजीगुंड इज अबाउट 1800। तो पूरा जो है वो 12 किलोमीटर की टनल में करीब 100 मीटर अच्छा की ही चढ़ाई है। अच्छा, ओके, क्योंकि तो फिर वैली ओवरऑल इज अबाउट 1800। वैली इज नॉट वेरी हाई। हाँ हाँ, नहीं वो ठीक है, आपकी 1800 मीटर्स ना। हाँ जी जी। तो इसका मतलब टनलिंग की वजह से बहुत कोई क्लाइम नहीं किया है रास्ते में भी। चलिए ठीक है, तो इसमें दिक्कत तो आएगी, ले वाले में काफी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होगा, लेकिन लेसन्स तो इसमें बहुत मिले हैं इस प्रोजेक्ट में, तो हमारे सिविल इंजीनियर्स, आई एम श्योर दे विल यूज दैट। अब वो अभी तो इधर कोई उस प्रोजेक्ट के सैंक्शन की भी बात नहीं आ रही है, एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत होगा। तो हाँ नेचुरली। प्योरली अगर डिफेंस कहेगा कि नहीं ये एकदम एब्सोल्यूट नेसेसिटी है, तो ये लोग करेंगे ही। बाकी हाँ, जो बातचीत में जो बात आई है वो ये है कि साहब की आफ्टर दिस चाइनीज एडवेंचर ऑन दी हाँ, LAC, राइट, अब ये बन रहा है कि भाई इसको तो सैंक्शन करना ही पड़ेगा एज ए नेशनल, करना ही व्हाटएवर पड़ेगा। जी कॉस्ट। क्योंकि जी इनको तो कितनी प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे हाँ जब दे हैड टू मैस अप द ट्रूप्स ड्यूरिंग कोविड। अगर हाँ, तो ट्रेन हम लोग वगैरह क्या, होती। रिएक्टिव काम तो काफी होते ही हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्मॉल ब्रिजेस, ये काफी इन लोग ने बना लिए उसके बाद से, उस पर ध्यान हाँ, तो वो गया रोड वो। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इम्प्रूवमेंट आया, जी बहुत इम्प्रूवमेंट आया। जी तो ये पता है कि ये अल्टीमेट जो रेलवे का पर्सपेक्टिव क्या है। हम 2047 में डेवलप्ड भारत की बात करते हैं, डेवलप्ड विकसित भारत की बात होती है 2047 में। तो 2047 में रेलवे का क्या रोल रहेगा? क्योंकि जी जैसे जैसे विकास होता है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो आप देखते हैं कि साहब लोग रेलवे छोड़ के और एयरवेज और अपनी पर्सनल कार्स उस पे जी शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। और इसीलिए जी बहुत सारे देशों में, विकसित देशों में रेलवेज आर नॉट वायबल। आप देखिए अमेरिका में जो रेलवेज है और यूरोप जी में जो रेलवे है, जमीन आसमान का अंतर है उनमें। जी 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 ऑलमोस्ट जो हमारी स्थिति है वही अमेरिका की स्थिति है, लेकिन यूरोप में बहुत हाँ डेवलप्ड है। तो 2047 जी में क्या पर्सपेक्टिव होगा? जी बिल्कुल। एक तो मैं यूएसए का, चूंकि आपने बात की भाई, यूरोप में
और अब तो चाइना, कोरिया, जापान, इन सब में तो पूरा वर्चस्व रेलवे का ही है। यूएसए में आप जानते ही हैं, रोड और एयर की बहुत तगड़ी लॉबी है। रेल की कोई लॉबी है नहीं, क्योंकि वो रेल वहाँ वो मेनली फ्रेट ट्रैफिक है। तो वहां तो हाई स्पीड ट्रेन, वो कैलिफोर्निया में आप 20 साल से सुन रहे हैं, वो आज बनती है, फिर खत्म होती है, शेल हो जाती है, फिर दूसरी शुरू होती है। तो यूएसए से कंपेयर करना बहुत ठीक है भी नहीं, क्योंकि यूएसए में ट्रेन से चलने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर और रोड टू कार्स की लॉबी। और तो मेरे हिसाब से इनएस्केपेबल है। लोग कहते हैं बहुत महंगा है, लोग नहीं चलेंगे, बट देखिए 8 टाइम्स क्लीनर है कंपेयर टू रोड एंड एयर, मतलब गिव और टेक 1 or 2 पॉइंट्स हियर एंड देयर। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा क्लीन ट्रांसपोर्ट है। तो उस लिहाज से तो आपको अगर सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है, तो ये अपनी एक इसकी इंपॉर्टेंस बनती है। अब हम उसको ब्रेक करते हैं, पहले हम फ्रेट की बात कर लें, वो बहुत मुश्किल नहीं है। फ्रेट ट्रैफिक आपका लगातार शेयर, आपका मॉडल शेयर हर साल 1% कम होता जा रहा है। अब 25% के करीब पहुंच गया है। अभी भी रेलवे पुराने डेटा 27% की बात करती है, पर वो पहुंच गया है 25 के आसपास। इस पे जो नेशनल रेल प्लान और गति शक्ति, इन सब में ये इनका है कि 2047, मतलब कहीं 2050 की बात करते हैं, कहीं ये बात है कि इसको 40 टेस्ट से 50% शेयर बढ़ा के ले जाना है। और ये हम करेंगे तो ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो हमारी कंट्री का है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, वो अभी वेरियस फिगर्स हैं, पर 12 से 14% जीडीपी का है, वो उसको घटा के 8% लाना है। तो ये जब तक रेलवे नहीं बढ़ेगी, ये नहीं होगा। ये रोड से या एयर ट्रैफिक तो मामूली होता है, इवन वाटरवेज मामूली है, वाटरवेज भी सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल और क्लीन है, लेकिन वो तो उसकी तो पहुंच बहुत ही कम है। तो बिना रेलवे के होगा नहीं। तो यानी कि रेलवे करना जरूरी है फ्रेट ट्रांसपोर्ट के लिए, अगर आपको लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटाना है, टू मेक योर मैन्युफैक्चरिंग मोर, एक्सपोर्ट्स मोर एफिशिएंट। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन इसके बारे में करना क्या क्या चीजें हैं, वो उस पे फोकस कहीं इधर उधर हो जाता है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपको दिल्ली से मुंबई तो आप अपने यार्ड से, गुड्स यार्ड से दिल्ली यार्ड तो बहुत तेजी से पहुंचा देंगे रोड के मुकाबले, लेकिन आपका जो फर्स्ट माइल, लास्ट माइल इतना पेनफुल है रेलवे में कि वो ट्रांसपोर्टर, वो फिर उसको वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। डीएफसी बनने के बावजूद आपका शेयर घटा है, बढ़ा नहीं अभी, जबकि डीएफसी में अब 50% कैपेसिटी ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल से 250 ट्रेन के करीब दोनों मिला लें, 250 से ज्यादा चल रही हैं। या अब रेलवे के अंदर 10 ही % बची हैं, वो डीएफसी से ही जा रही है। तो वो तो एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पे पहुंच जा रही है, बजाय हमारी जो 25 है। लेकिन अल्टीमेटली तो जो उस टर्मिनल जहां को उनको हैंडल करना है, वो भारतीय रेलवे के पास है, एक तो वो डेवलप हुए नहीं है। तो इनको सब काम छोड़ के, मुझे लगता है टर्मिनल डेवलपमेंट है इनके फोकस में, लेकिन जितना फोकस में होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि उसके बिना आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे रेलवे। आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इन्होंने से हैं, आप समझते हैं, इन्होंने ये सोचा कि हम डीएफसी बना देंगे और लोग, ट्रैफिक मेरे पास दौड़ के आएगा। ट्रैफिक जो है वो प्राइवेट हाथों में है, वो आपके पास दौड़ के नहीं आएगा, आपको दौड़ना पड़ेगा उनके पास, क्योंकि जी 4 बार लोडिंग अनलोडिंग करने के बजाय 2 बार अनलोडिंग लोडिंग करना जो है जी वो ज्यादा बेहतर है। तो अब इसका मतलब आपको अलाइन करना पड़ेगा जैसे भी हो इनके साथ, और इनको अब जो भी स्ट्रैटेजीज बनाए, बहुत डिटेल में हम क्या जाए, वो देखिए हो नहीं पाया है, वो पेपर पे ही स्टेटमेंट रह जा रहे हैं सारे, इतने गति शक्ति टर्मिनल बन गए, लेकिन उसका थोड़ा इम्पैक्ट आया, लेकिन जितना आना चाहिए नहीं आया। एक दूसरा, ऐसी जब आप किसी को लीडरशिप पोजीशन में भी देते हैं, जैसे जीएम है, प्रभु साहब की कृपा से, कृपा ही बोला जाएगा क्योंकि हमको बहुत मदद हुई ट्रेन बनाने में, उन्होंने पूरा फाइनेंशियल पावर दे दिया जीएम को। लोग कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं करना चाहते थे, अच्छी बात है, मिनिस्टर के पास बहुत काम है, वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों डील करे।
तो उसका बहुत फायदा हुआ, कोई भी फाइल रेलवे बोर्ड में नहीं जाती। उसका अभी भी वही है एक या वापस चेंज हो गया उनके आने के बाद? अभी चेंज हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, अभी चेंज नहीं हुआ है, जहां तक मुझे याद है, मालूम है। कुछ चीजें अप्रूवल वगैरह कुछ रेलवे बोर्ड ने वापस ली है, लेकिन ये मेन मुद्दा जो फाइलें पड़ी रहती थी एक एक डेढ़ साल 2 साल, कॉन्ट्रैक्ट फाइलें, आप समझ सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऑफर्स का क्या होगा अगर 2 साल तक वो पड़ी रहे, वो बंद हो गया। तो उसी तरह ये जो इनका फ्रेट प्राइसिंग है, वो सारा का सारा बोर्ड के पास है। वो पूरे भारत का एक फ्रेट, बहुत एक्सेप्शन थोड़े बहुत देते हैं ये। तो जीएम के और डीआरएम तो छोड़िए, जीएम के भी हाथ में कुछ नहीं है कि कोई ट्रैफिक अट्रैक्ट करने के लिए वो एक कोई अट्रैक्टिव प्राइसिंग ऑफर कर सके। तो आपने जब उसको लीडर बना के बैठाया है तो उसको पावर दीजिए कि वो ट्रैफिक बढ़ाने के लिए क्या करना है। ट्रैफिक नहीं बढ़ा पाता है तो उसको आप हैंडल इट दैट वे। ये मेरे हिसाब से प्राइसिंग पावर्स इन लोकल यूनिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो नहीं हुआ है। तीसरा, हम जिंदा कैसे हैं? आपको तब तक तो कोल घटना चाहिए था। अब हमारा रीजनरेटिव पावर इंस्टॉल तो हुआ बहुत, लेकिन उसका छोटा परसेंटेज ही वो जनरेट हो पाता है, बिकॉज सोलर पावर हो गया, हाइडल, ये सब इंस्टॉल कैपेसिटी के 20-30% पे आपको पावर मिलता है, जो सीजनल है। तो जो उम्मीद थी कि कोल घटना शुरू हो जाएगा 2024 से, वो अब वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। coal transport of railways is gone up by 6 to 7% in this year, whereas मेनस्टे है overall रेलवे की फ्रेट ट्रैफिक का। जी मेनस्टे तो था ही, और अभी लग रहा है रहेगा, और हम जिंदा रहेंगे उसी भरोसे, क्योंकि हमारा ओवरऑल फ्रेट 2 से 2.5% बढ़ रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर कोल नहीं होता तो ये नेगेटिव में चले जाते, जबकि इकोनॉमी आपकी 6% ग्रो कर रही है, 6.5%। तो ट्रांसपोर्ट तो कम से कम 10% ग्रो कर रहा है, तो सारा रोड पे जा रहा है। तो आपको, चलिए अभी कोल आपको बचा रहा है, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, वो पावर सेक्टर की वजह से आपका कोल है तो आप कैरी कर रहे हैं। देखिए कोल घटेगा कभी ना कभी, सीमेंट नहीं घटेगा, लेकिन फूड ग्रेन बहुत बढ़ेगा नहीं, पीओएल घटेगा, स्टील बढ़ेगा, तो आपके आधे कमोडिटी तो घटेंगे। तो आपको अब बैलेंस अदर गुड्स, इसके अलावा जितने गुड्स और हैं, पेरिशेबल हो गए, फास्ट मूविंग गुड्स, और बहुत से जो सारे रोड 95% रोड से जाते हैं, ये देश का 50% फ्रेट ट्रैफिक है आज की तरफ, और आप कैरी करते हैं 5%। अच्छा, वो ये नहीं है कि आपने गुड शेड में अपना वैगन लगाया, उसने लोड किया और आप ट्रेन बनाई और चल दिए। आपको हर कमोडिटी के हिसाब से अलग ढंग के वैगन बनाने पड़ेंगे, कहीं रेफ्रिजरेशन देना पड़ेगा, कहीं बहुत इमेजिनेटिव आपको ट्रक से compete करना है तो करना पड़ेगा। तो उस डायरेक्शन में भी जितना काम होना चाहिए वो दिखता नहीं है, उसको अट्रैक्ट किए बिना फ्रेट ट्रैफिक बढ़ेगा नहीं। तो चलिए, फ्रेट पे बहुत बोल लिया मैंने, मेरा कहने का ये मतलब है एक इसमें मैं कि थोड़ा जी, सवाल मेरा है जी, जी, कि जी, रोड ट्रांसपोर्टर जो होता है जी, वो जगह-जगह अपने डिपो खोल के बैठता है। जी, जहाँ-जहाँ उसका होता है, वो मेन होता है, वो वहाँ अपना डिपो खोल के वहाँ वो अपना सामान रिसीव करता है। तो कंटेनर में भरना होता है तो कंटेनर में भरता है, कुछ भी करता है, फिर उसकी अपनी ज़िम्मेदारी लेता है। अब डीएफसी में ये सोच है कि साहब कि जो ट्रांसपोर्टर है, वो यहाँ लाएगा और हमको देगा और उसके बाद फिर वो लेके जाएँगे। तो वो ट्रांसपोर्टर रेलवे को क्यों देगा? वो खुद का बिज़नेस क्यों नहीं करेगा? जी, सही कह रहे हैं आप। वो आएगा अगर आप एक तो फैसिलिटी अच्छी दीजिए उसको टर्मिनल पे, मल्टी मॉडल, और उसके बाद वो उसको अट्रैक्शन एक ही चीज का है कि आप रोड के बजाय बहुत तेज पहुंचा देंगे। अब वो भी उन्होंने सॉल्व कर लिया, आपको पता ही होगा, ट्रक में 2-2 ड्राइवर चलते हैं आजकल, एक रेस्ट करता है एक चलाता है। तो वो और और प्लस बॉर्डर्स पे एक्सप्रेसवेज़ बन गई हैं इतनी सारी। एक्सप्रेसवे बन गई, और बॉर्डर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, जीएसटी के आने के बाद बहुत मामूली प्रॉब्लम रह गए हैं। तो उधर तो गडकरी जी ने और बाकी चीजों ने मिलके ऐसे काम कर दिए कि आपके लिए और मुसीबत बढ़ गई है। तो बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, आपने ठीक कहा एकदम। रोड ट्रांसपोर्ट के शूज में जाके आपको देखना पड़ेगा कि यार क्या करूं कि ये हमारे पास आए। तो वो तो सरकारी महकमे में थोड़ा टॉल ऑर्डर हो जाता है साहब, नहीं, ये वो सब करना। रोड ट्रांसपोर्टर जो है वो अपने एजेंट्स अपॉइंट करता है, उनको कमीशन देता है। तो ये ये काम सब आप चीजें भी है। डीएफसी में कैसे करेंगे? ये भी है, उसके भी तरीके ढूंढ लेते हैं, आखिर एक्सपोर्ट
करते हैं हम लोग चीज राइट्स एजेंट अपॉइंट करता है विदेशों में, और वो सब काम करता है जो आप बता रहे हैं। तो हर चीज के तरीके हैं। खैर, ये हुई फ्रेट की बात। तो 2047 का जो एक और बात, इसमें एक और क्वेश्चन जी पूछूंगा मैं। ये जी जो जी डीएफसी की जो फाइनेंसिंग है, जी ये रेलवे बजट से है या उससे अलग है? नहीं, ये जाता तो रेलवे से है, रेलवे को लोन जरूर मिला है, लेकिन रेलवे का जो ये है, इट इज पार्ट ऑफ रेलवे, इसलिए इसमें कॉरपोरेशन अलग है। लेकिन वो डीएफसी का वो आप हमारी जो ये है आपकी जो कैपेक्स है उससे ही जाता है। और अच्छा, अ, आपके आपके केपेक्स से जाता है, तो फिर हमारी ये कैपेक्स। जो फ्रेट अच्छा, जो है, एक और चीज है, एक जो और चीज है इसका वो अपने रेवेन्यू है आप। वो कहाँ जाता है? वो डीएफसी में जाता हाँ, है या तो रेलवे के अकाउंट में नहीं आता है? नहीं 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 नहीं, वो रेलवे ने वो भी नहीं छोड़ा है। हाँ, डीएफसी को बनाया जरूर, डीएफसी को कहा है कि तुम एक कैरियर हो, यहाँ से वहां तक ले जाओ, और हम तुम्हें कैरेज का चार्ज देंगे फिक्स्ड। तो अब आप इस सिस्टम को देखिए, तो इसमें डीएफसी के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो बिजनेस खोज के लाए, क्योंकि वो उसको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है उसको जो जब तक। जी, तो तो रेलवे ये का पार्सल बाबू ही वहां पे बैठ के बुकिंग करता है पार्सल की। बुकिंग सब रेलवे से होती है, और इनको पेमेंट मिल जाता है अपना। तो ये सब मॉडल अब मतलब ये बड़े ये मूल चूल ये परिवर्तन है जिसमें। जी, ये सब, ये ये पॉइंट तो मैं भूल रहा था, ये आपने याद दिलाया, ये भी एक पॉइंट है कि भाई इसको इंसेंटिवाइज करिए ना उनको। वो सिर्फ आप एक ही चीज सुनते रहेंगे कि 25 किलोमीटर के बजाय हमने 60 किलोमीटर एवरेज स्पीड कर दी। अब भाई आपका कोई स्टेशन ही नहीं है बीच में, 40-40 किलोमीटर में स्टेशन है, तो आप फिर भी 60 किलोमीटर नहीं आप चलाएंगे तो कौन चलाएगा? आप ये नहीं देखेंगे कि या हम 200 ट्रेन चला रहे हैं, हमें बात तो ये करनी है कि हमारी कैपेसिटी के 50% पे चल रहा है डीएफसी, 50%। तो वो बढ़ा नहीं है, वो क्या करे, वो कहे भाई रेलवे ट्रैफिक नहीं दे रहा है, मैं कहां से बढ़ा लूंगा? और तो अभी ये 3 मुद्दे लाइनें हैं। कह रहे हैं और बनाएंगे वो। अब वो बड़ी क्लियर, वो मैं सोच रहा था इस बजट में कुछ आएगा। देखिए पिछले बजट में 24 में के इंटरिम में, 24 के जुलाई में नहीं, इन्होंने 3 कॉरिडोर की बात की थी। एक शायद एनर्जी, एक पोर्ट, एक मिनरल, इस तरह के 3 कॉरिडोर। और उसकी बड़ा 10-11 लाख करोड़ के की ओवर 10 इयर्स की बात थी उसमें। और उसके बहुत से अभी सैंक्शन नहीं हुए हैं, बड़े सारे प्रोजेक्ट वो बनने हुए और उसके डीपीआर बन रहे थे। अब इज इट एट क्रॉस पर्पस विद अदर प्रपोज डीएफसीज? 3 और 4 डीएफसीज और हैं, तो ये मुझे भी क्लैरिटी नहीं है ना, शायद उनको भी वही होगी मैं बोर्ड पूछ में। रहा था ना कि आपने जो है वो ईस्ट वेस्ट आप थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन डाल रहे हैं। थर्ड लाइन फोर्थ लाइन किस लिए डाल रहे हैं? तो ये डाइकोटमी है। देखिए इसमें एक मेरे ख्याल से जो अब हम और आप मिलके यहाँ बात कर रहे हैं, बड़ी ऑब्वियस सी चीजें लग रही हैं, जो भी दिक्कतें हो, लेकिन जब तक ये दिक्कतें आप सॉल्व नहीं करिएगा तो फिर आप 25%, अब ये अगले 5 साल में 20% हो जाएगा। 50, 40 और 45 तो दूर, और वो विकसित भारत के लिए संभव नहीं है किसी भी डेवलप्ड कंट्री में। ये रेल फ्रेट तो अमेरिका में भी आपको पता ही है कि वो बहुत मेजर उनका पार्ट है उसमें। तो वो आपको 40 नहीं तो कम से कम 30 से 35% तो ले ही जाना होगा। वो कोई इनएस्केपेबल है। वो ये नहीं है कि डेवलप होने तक हो जाएगा, उसके भरोसे ही आप डेवलप करेंगे, बिकॉज आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगी इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, एंड आपके एक्सपोर्ट्स इंप्रूव होंगे, ईज ऑफ बिजनेस, और ये सब उसमें आएंगे एक साथ। तो ये तो फ्रेट पे इतना बोलूंगा मैं। अब बचा पैसेंजर वाली एरिना, मेरा जो मानना है, एक पैसेंजर व्यू वाली कहते एरिना। हैं। अब एक तो मैं आरंभ में ही आपसे एक बात पूछ लूं कि साहब, जी कई वर्षों बाद जो आपके पैसेंजर ट्रेन का टैरिफ है वो 1 रुपए पर किलोमीटर, 1 पैसे पर किलोमीटर बढ़ाया गया है। जी जी जी। तो तो वो तो ये कौन बढ़ाने सा का, मॉडल है कि आप 20-20 साल तक फ्रेट आप जो है वो पैसेंजर फेयर नहीं बढ़ाए? ये इस मॉडल का दोष या इस मॉडल की बड़ाई एक व्यक्ति थे लालू प्रसाद जी, उन तक जाती है। उनके वक्त में उनको एक लो हैंगिंग फ्रूट मिल गया। वो एक आईएएस ऑफिसर थे सुधीर कुमार जी, उनके वो क्या ओएसडी वगैरह थे। तो उनको समझ में आया कि ये रेलवे के जो बोर्ड के अफसर हैं सिर्फ आपस में झगड़ते हैं और ये कोई फैसला होने नहीं देते।
अब उन्होंने जैसे भी रेलवे को पकड़ा, उनकी समझ में आ गया कि एक चीज हो रही है, ये कहते हैं कि एक्स टन से ज्यादा मेरे वैगन में नहीं जा सकता, ट्रैक वाला कहता है एक्स टन से ज्यादा लोडिंग आप नहीं कर सकते वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उनको ये पता लग गया कि चल तो रहा है कि 1.2x, और ये कहते हैं नहीं चल सकता। तो अब इनसे जबरदस्ती इस कैपेसिटी को बढ़वाएं 1.2, तो होगा क्या कि जो 1.2 और x के बीच का जो भी गैप था वो भाई लोग खा जाते थे। जो लोड करता था रेलवे के बाबू लोग, जो लोग रेलवे को नहीं मिलता था, वो सब रेलवे को मिलने लगा। ये छोटा मोटा डिसीजन नहीं था। लोग इसको कहते हैं कि लालू जी ने मतलब जगलरी कर दी, या नहीं, ये वो उनको ये पकड़ में आ गया। उस समय शायद प्राइम मिनिस्टीरियल एम्बिशन रहा होगा उनका, तो रेलवे में खास कोई बेईमानी वगैरह भी वो अपना लैंड वैंड वाला केस हो गया था। वो शायद आदत से बाज नहीं आए, लेकिन लेकिन ये कमाल का उनका रेवेन्यू हुआ। ये 2000 मेरे ख्याल से 2006 से 10 वाला पीरियड रहा होगा रफली। तो अब वो छाती ठोक के कि भाई इतना पैसा कमा रहे हैं, हम फेयर नहीं बढ़ाएंगे। अब जितने मंत्री आए उनके बाद, वो ममता बनर्जी जी आई और जितने लोग भी आए, सबके लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो गई कि फेयर कैसे बढ़ाए। और ये वही चल रहा है अभी तक, फेयर बढ़ाने की बात ही नहीं करता कोई। अब आपने जैसे कहा अथॉरिटी बनाने वाले थे बीच में ये लोग। वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो क्या रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे जब उसको फ्रीडम ही नहीं देंगे। तो यही जब देखा कि इनको फेयर का फ्रीडम भी देना पड़ेगा, भाई वो रेगुलेट क्या करेगा? फेयर फेयर इज वन ऑफ द टैरिफ रेगुलेशन। नहीं करेगा तो करेगा क्या? और चीजें सेफ्टी वगैरह के लिए तो हमारे पास इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो वो नहीं बन पाया। तो फेयर तो भाई अब अभी तो इलेक्शन हर साल होते हैं और जनरल इलेक्शन अभी 4.5 साल बाकी हैं, 4 साल, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता किसी भी मंत्री में दमखम है कि वो फेयर बढ़ाने की बात कर पाए। अब रियलिटी तो यही है। इसका एक तरीका है, देखिए पैसेंजर सर्विसेज कहीं भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो यूरोप में उसको वो रेल रोड को बर्डन नहीं किया जाता। वो जो कोई ट्रेन है जिसमें स्टेट इन्वॉल्व है, कोई ट्रेन है जिसमें सिटी इन्वॉल्व है, म्यूनिसपैलिटी इन्वॉल्व है, या फेडरल पूरा इन्वॉल्व है, वो उनसे डायरेक्ट सब्सिडी, आप रेलवे अपना कमाती है, वो उसको सब्सिडाइज कर देते हैं थ्रू डायरेक्ट सब्सिडी टू रेलवेज। तो अगर ऐसा है तो आप पैसेंजर टिकट पे लिखते हो कि भाई साहब इसका 54% आप दे रहे हो, इसका 46% मैं दे रहा हूं। आपको पता है ना, ट्रेन पे हम लोग लिखते हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? क्या हम गिल्ट फीलिंग के साथ ट्रेवल करने लगेंगे? तो वो सब करने के बजाय आप रेलवे को क्राउड फंडिंग शुरू कर देनी चाहिए। हम जैसे हम लोग यूट्यूबर्स करते हैं। तो आप भाई पैसा आप रेलवे को तो किसी ना किसी तरफ से दे ही रहे हैं, कैपेक्स में दे रहे हैं, तो आप सब्सिडी के रूप में दे दीजिए रेलवे को थोड़ा। ये तो इस रेलवे को इस भान से तो निकलने दीजिए कि मैं बहुत बड़ी सर्विस कर रहा हूँ और लोगों के कैरेज में 50% पैसा मैं देता हूँ, 50 ये देता है। तो खैर ये हुई फेयर की बात। लेकिन जो मेरा नक्शे मेरे माइंड में है, अगर 2047 में एक विकसित भारत देखना है, तो देखिए मेरे हिसाब से कल में रेल मंत्री ने एक फिगर 7,000 किलोमीटर बोल दिया, मैं वो नहीं बोलूंगा। मैं ये कहूंगा कि डे ट्रैवल जितना है बड़ी सिटीज के बीच में, मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली अहमदाबाद, अब किसी में को थ्रू जाना है वो स्लीपर भी चला लीजिए, लेकिन मैं डे ट्रैवल के हिसाब से 800 किलोमीटर तक मैं बात लगभग करूंगा। जो मेजर सिटीज जहां पे चेन्नई बैंगलोर हो गया, बैंगलोर चेन्नई हैदराबाद हो गया, दिल्ली वाराणसी हो गया, ये लाइन पे है भी, दिल्ली अमृतसर, 800 किलोमीटर के अंदर जितना है वहां पे अगर आप हाई स्पीड ट्रेन चलाएंगे तो वहां एयर ट्रैफिक 0 हो जाएगा। तो उसका इन्वायरमेंटल जयपुर दिल्ली का हो गया है लगभग आजकल। जयपुर दिल्ली का इसलिए हुआ, ऐसा हो गया क्या? वंदे भारत की वजह से? दिल्ली के किसी वक्त जो है वो 15 फ्लाइट्स चला करती थी, अब घट के 5-6 हो गई हैं। वो 2 अच्छा। रीजंस, एक तो जो एक्सप्रेसवे बन गया है जी और दूसरा वंदे भारत, और ये सब चल गई हैं। हाँ, तो ठीक एकदम आपने सही पकड़ा। दिल्ली से जयपुर मेरे ख्याल से कितना, 250 किलोमीटर 250 करीब पे, होगा। 250। जी, तो 250 वो मैं उस पे आ ही रहा था। जैसे दिल्ली लखनऊ है, दिल्ली लखनऊ में अभी कोई ये बड़ा माइनर सा इम्पैक्ट आया होगा, क्योंकि अभी भी आपको 6.5 घंटा बैठना पड़ता है, वंदे भारत हो या कोई फास्ट ट्रेन हो। तो अभी भी 16-17 फ्लाइट चलती है। लेकिन हाई स्पीड अगर आ जाए
तो ये दिल्ली लखनऊ तो वैसे 800 है भी नहीं, 500 किलोमीटर है, लेकिन दिल्ली वाराणसी थ्रू लखनऊ, तो ये तो एयर ट्रैफिक तो हो जाएगा जीरो। उसके इन्वायरमेंटल फायदे और इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न जरूर मिलेगा, आप जिस भी फंडिंग से करें। तो इस तरह का ये मैं देखता हूं कि अब वो किलोमीटर के टर्म्स में चाहे 5000 किलोमीटर आए या 7000 आए, ये 2047 तक मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। और अगर होना है तो उसका काम अभी से शुरू करना पड़ेगा। ये कि दिल्ली मुंबई कंप्लीट हो जाए, सॉरी मुंबई अहमदाबाद कंप्लीट हो जाए फिर करेंगे, वो नहीं, वो मुझे लगता है वो इट इज वर्थ इट। ये डिबेट कि ये हाई स्पीड भारत के लिए ठीक नहीं है, ये मैं नहीं मानता। ये 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 एक एलिटिस्ट लोग जिनको जिनको जो प्लेन से चलते हैं वो इस टाइप की बात करते हैं। दूसरा, हाँ, और दूसरा इसमें एक भी और भी चीज है कि ये जो पॉइंट टू पॉइंट, जैसे अगर मान लीजिए किसी को मुंबई अहमदाबाद की बात करें, तो जो व्यक्ति एयरपोर्ट के 1 घंटे के आसपास के डिस्टेंस में है, उसके लिए तो ठीक है, वो बाई एयर चला जाएगा। लेकिन somebody who's going from ठाणे, जी उसके लिए आपके जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है, मेक्स मोर सेंस। किसी को विरार से, सूरत से अहमदाबाद जाना है, उसके लिए इट मेक्स मोर सेंस। इसी तरह बिल्कुल। से जिसको भी आज भी आप देखिए कि जिसको भी गाजियाबाद से लखनऊ जाना होता है, वो लखनऊ मेल पकड़ता है। हाँ, वो मैं आप ठीक कह रहे हैं। तो डे ट्रेन की बात की मैंने, एयर से आपने कंपीट कर लिया, और जहां पे ये मान लीजिए दिल्ली से मुंबई, आप अगर हाई स्पीड ट्रेन आएगी तो 8 घंटे में पहुंचा देंगे। ठीक है, ट्रू ओवरनाइट कि आपने सारा काम किया, आप 10 बजे ट्रेन में चले और आप 6 बजे सुबह पहुंच गए, तो आपको वो प्लेन का झमेला नहीं रहेगा। तो ये जरूरी है। अच्छा, जो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक है, एक थ्योरेटिकल टेक्निकल ग्राउंड पे ये मेरे हिसाब से ट्रेन में मॉडिफाई करके 200 किलोमीटर तक अपग्रेड कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। 160 पे अभी चल रहा है, वो भी हुआ नहीं है। तो हम 2047 तक माने कि ये अपग्रेड 200 तक होगा, तो वंदे भारत या उसकी इक्विवेलेंट ट्रेन्स का जितनी ज्यादा आप चला सकें, वो सब पैटर्नेज अच्छी रहेगी। और कन्वेंशनल ट्रेन जो तो वो तो है। इस ये करने के लिए इसका मतलब कि ये अपग्रेडेशन ऑफ ट्रैक एंड एचएसआर डेवलपमेंट दोनों बहुत अहम है। वंदे भारत ट्रेन तो आपकी जैसी थी, वो 160 से 200 180 से 200 करने में बहुत एफर्ट नहीं लगेगा, वो हो जाएगा, वो इंडिया में ही हो जाएगा, इंडियन इंजीनियर्स द्वारा ही। तो ये होना जरूरी है। तो इसके लिए ये चूंकि लॉन्ग टर्म, इसका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तो हाई स्पीड ट्रेन वाले ही है हम अपने, वो चाहे पिलर पे भी जाएं फिर भी लैंड एक्विजिशन पे मामला फंस जाता है बहुत। तो इन्होंने अभी इतने सारे, जहां तक मेरे ख्याल से 6 या 7 डीपीआर कर रखे, इसके बजाय नेक्स्ट 2 पिकअप करके उसमें ऑल आउट स्ट्रेंथ लगा के, अगर चलिए चाइना की आधी भी स्पीड पे बनाए हम, तो 800 किलोमीटर और 500 किलोमीटर के 2 सेक्शन अगर लें, तो सेक्शन के 5 साल के अंदर फिर चला सकते हैं अगर हम लोग चाहे तो ये एक बहुत जरूरी मेरे हिसाब से लगता है अगर विकसित भारत होना है। एक कंपोनेंट छूट गया था विकसित भारत का, जो जिसमें रिएक्टिव एक्शन आता है सरकार का पर प्रोएक्टिव एक्शन नहीं आता है, वो है हमारे गरीब भाई लोग। पहले पीयूष गोयल साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा और डिसीजन सही था कि अब सिर्फ एसी ट्रेन बनेगी। क्यों? क्योंकि जो नॉन एसी ट्रेन अभी बन रही है वो 36 साल की कोडल लाइफ है। तो चलिए पहले भी आप प्रीमेच्योर भी कंडेम करिएगा तो 24 साल तो आपके साथ है। तो 2020 से मतलब 2045 तक वो आप चलेंगी कम से कम, ज्यादा एक्चुअली तो ज्यादा। तो हमें अभी से तैयारी करनी है कि हम नॉन एसी नहीं बनाएंगे। तो ये कैसे संभव है? जो जो अभी बेचारा फ्री एसी का भी फेयर नहीं दे पा रहा, वो उसका क्या होगा? उसका मेरे हिसाब से, अब मुझे भी बहुत कोई पक्का सोल्यूशन नहीं, मुझे ये लगता है कि जब आपके पास इतना टैक्स रेवेन्यू आ रहा है, आप रेलवे को 2.65 लाख करोड़ दे रहे हैं, जिसके खर्च पे बहुत ज्यादा आपका ऑडिट भी नहीं है, तो आप 10,000 करोड़ और दे दीजिए रेवेन्यू में और उसको ले जाइए आप अजीब बात है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि सबको आप एसी 3 टाइप में ले जाइए। हर ट्रेन में 2 डिब्बे, जो लोग एस्मा की वजह से या किसी वजह से नहीं एसी में जाने चाहते, नॉन एसी चलाइए। और हर रूट पे एक माइग्रेंट स्पेशल,
जिसमें वो बैठ के जा सके, ऐसा इंतजाम करिए, लंबी 2 ट्रेनें चला दीजिए। तो कम से कम कॉमन आदमी कंफर्ट, और कंफर्ट से ज्यादा देखिए डिग्निटी, अभी बहुत इंडिग्निफाइड ढंग से चलता है। हम लोग तो अपनी आंख से देख चुके हैं, समझ में नहीं आता क्या करे। जब एडीआरएम थे तो ड्यूटी लगती थी कि भीड़भाड़ भी स्टेशन में इंस्पेक्ट करके आइए। तो मुझे याद है सिकंदराबाद में जनरल कोच के आगे नॉर्थ बिहार, ईस्ट यूपी, उड़ीसा, इन लोगों की लाइनें लगती थी, और वो जब दरवाजा खुलता था तो वो लाइन कोई तोड़ता था तो उसको आरपीएफ वाला डंडा मारता था। ये रियलिटी है आज की, इसको विकसित भारत इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इन्होंने रिएक्टिवली पहले एसी कोच बनाएंगे, जब देखा कि भाई ये जो माइग्रेंट वर्कर्स टाइप लोग हैं सब एसी में घुस गए, बंद कर लिया अंदर से। आपका वैलिड पैसेंजर वो ट्वीट कर रहा है कि साहब मेरे बर्थ है, लेकिन ये सब जब शुरू हुआ, और इलेक्शन के जस्ट पहले शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। तो आप नी जर्क रिएक्शन देखिए, आपने कहा अब हम एसी कोच नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ नॉन एसी बनाएंगे। अभी भी कल भी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने कहा है कि 17,000 नॉन एसी कोच बनाएंगे, वो आपके साथ अभी 36 साल और रहेगी। अब इसमें 2 नुकसान है, आप समझेंगे इस बात को। जो एसी की आपने कैपेसिटी सडनली बढ़ाई, तो हमारे जो भाई लोग इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने कैपेसिटी बढ़ा ली, वर्कर्स बढ़ा लिए। अब आपने एकदम जीरो किया, तो आई नो अ कपल ऑफ कंपनीज हु हैव टू रिट्रेंच पीपल। नुकसान तो अलग सह रहे हैं। थोड़ा इंडस्ट्री के साथ भी एम्पैथी चाहिए, और ओवरऑल ये डिसीजन कि कॉमन मैन है तो इसको नॉन एसी में ही ले जाएंगे, ये बहुत इसमें सोचने की बात है। बहरहाल जी मेरा वर्कर है एक, वो पटना से है, वो पटना के पास जी एक जगह है। जी तो वो हमारे बाहर के काम वाम और छोटे मोटे जो आप जानते हैं, जो जी 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 जो आपके जिसको हेल्प बोलते हैं, हाउस हेल्प। हाउस जी तो हाउस हेल्प जब वो पटना जाता है तो वो 3rd एसी में ही जाता है। हाँ, बिल्कुल, ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। तो और ये जो हम है तो कि आप हमेशा इनको जो है उसी में चलाएंगे। आखिरकार एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सुन के कि ये मैं जो बोल रहा हूँ इसका मतलब इतना गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप फेयर मत बिल्कुल बढ़ाइए सही ना, बोल और रहे हैं आप। घटा दीजिए। मैं तो सिटी मेट्रोज का एग्जाम्पल देता हूँ। जी क्या जो दिल्ली मेट्रो चलती है उसमें ये क्लास नहीं चलता? हाँ, सब चलते हैं, और 15 रुपए का टिकट जो भी टिकट है वो दे के चलते हैं ना। एसी उसको तो आप नॉन एसी ट्रेन नहीं दे रहे हैं ना, कि तुम 85 रुपया दे रहे हो तो ये नॉन एसी में चलो टनल के अंदर भी। तो वो जो अर्बन पुअर है वो, और जो हमारे माइग्रेंट पुअर है। अच्छा, अब हम, ये तो खैर यूटोपिया है, हम ये मान लें कि यूपी और बिहार और योगी जी हमारे और नीतीश जी और ये लोग उड़ीसा में तो फिर भी शायद चीज बेहतर हो रही हैं चीजें, आपके राजस्थान में भी है। तो ये इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, इतना माइग्रेशन नहीं होगा वर्कर्स का, ये भी होना चाहिए। खैर वो एक अलग चीज है, उसका रेलवे से वो नहीं है। तो ये एक बहुत जरूरी है, वरना आप कितनी भी अच्छी ट्रेनें चला दें, अगर आप कल को कोई देखेगा आपके जनरल ट्रेन लोग कैसे ट्रेवल करते हैं, तो भारत को कभी विकसित नहीं बोल पाएगा। तो इस पे और जरूरी है, मतलब इस पे मेरा दिक्कत ये नहीं है कि आप आज ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। मुझे कोई इस पे सोच ही नजर नहीं आती कि इस बारे में कोई रेलवे अफसर सोचता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे ज्यादातर कोलीग वो ये कहेंगे कि यार ये जितना पैसा देता है इतने इसमें ये इसी में चलेगा। ये सोच है, तो इस सोच से निकलना होगा साहब। तो ये पैसेंजर और फ्रेट के हिसाब से तो ये समझ में आता है मुझे मेन। आगे आप और कुछ पूछे तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। हाँ जी, तो आउटलुक तो ठीक है इसी से, जी और इसी तरफ चलना चाहिए। लेकिन वही वाली बात है कि जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए वो जी आवश्यक है, जो कि अ, ये जो चलता है ना कि साहब की फ्रॉम जी क्राइसिस टू क्राइसिस वाली हाँ जो अप्रोच है वो उसमें ये कहीं लूज हो जाती है। जी तो एक बिल्कुल होलिस्टिक थिंकिंग जो है वो आ नहीं पाती, और एक बिल्कुल लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं आ पाती। जैसे आपने कहा हाई स्पीड वाला, जी तो वो अभी शुरू करना पड़ेगा जैसा आपने कहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब डीपीआर देखिए, तो मेरे ख्याल से डीपीआर होके बैठे हैं, लेकिन इतने डीपीआर एक साथ आप इसमें उलझे रहेंगे, कौन सा करे। मैं तो
यहां तक बता दूं आपको, देखिए सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है चेन्नई से बैंगलोर, उसका तो एयर ट्रैफिक जीरो ऐसे ही हो जाएगा। अभी गडकरी जी और तगड़ा एक्सप्रेसवे बना देंगे, वहां पे बनाने जा रहे हैं, वो शायद बन भी जाएगा जल्दी। तो चेन्नई बैंगलोर में आप 300 किलोमीटर की ट्रेन चलाइए और इतनी तेजी से चलाइए कि गडकरी जी को की चोट लगे, आपको गडकरी जी की चोट ना लगे। लेकिन अब वो कौन सी प्रायोरिटी में आएगा, कौन सी नहीं। मैं कहता हूं कि दो में जी, दो 2 सेक्शन में घंटे में इमीडिएट 2 घंटे में अगर आप पहुंचा देंगे चेन्नई से बैंगलोर सेंटर में आप तो तो टनल टनल करके स्टेशन बनाएंगे, आप तो मद्रास सेंट्रल के नीचे मेट्रो है ही, वहीं पे आप वहां तक पहुंचा दीजिए और बैंगलोर में अपना सिटी स्टेशन के नीचे तक पहुंचा दीजिए। आप देखिए फिर उसके बाद वो एक्सप्रेसवे के बजाय भी प्रेफर करेंगे, एक्सप्रेसवे में तो ड्राइव करना पड़ता है, यहाँ आप बैठे और पहुंच जाए। ये तो, और एक आप, ये छोटा सेक्शन हो गया, एक कोई बड़ा सेक्शन आप ले लीजिए, दिल्ली अमृतसर ले लीजिए, दिल्ली वाराणसी पे शायद फोकस ज्यादा होगा, चलिए वही ले दिल्ली लीजिए। लखनऊ वाराणसी कर लीजिए, दिल्ली लखनऊ हाँ, दिल्ली दिल्ली तो आ लखनऊ जाए वाराणसी साथ कर में, लीजिए जी। दिल्ली लखनऊ अयोध्या होते हुए वाराणसी दीजिए, देखिए आप कैसा लेकिन अब चलेगा। आप वो सारे रखेंगे अपने फोकस में और उस पर धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटिक ढंग से चलेगा तो वो तो नहीं होगा। अच्छा, एक और बात है, पैसा सरकार के पास तो आ गया है। अब ये नहीं है कि हमको जायका से लोन लेना है। अब वो जायका का लोन की बड़ी तारीफ हुई कि बड़ा सॉफ्ट लोन है, ठीक है, लोन अच्छे टर्म्स पे था, लेकिन सॉफ्ट वॉफ्ट वगैरह दुनिया लोन कोई होता नहीं दुनिया में। अभी हम लोग उस सब्जेक्ट पे शायद आएंगे, तो वो अब जापान वो ट्रेन का इतना दाम मांग रहा है कि वो हमारा, मतलब जितनी की हमारी ट्रेन है हाँ, हाँ, उतने का उसका ये एक एक डिब्बा दैट है। इज अनदर इशू। यस। जी हाँ, वो मैं, अब चलिए उसी पे आ जाते हैं। अब सॉफ्ट लोन की तारीफ हुई बहुत, भाई ये बहुत अच्छा, आबिद जी के टाइम में हुआ था, बहुत बहुत ही इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया। थोड़ा नेचुरल बात है कि इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों देगा कोई आपको, कोई कंट्री, हम इंडिया ही किसी को क्यों देगा। थोड़ा बहुत दे देगा, 100-150 करोड़ किसी को दे दिया, जैसे इस बजट में अनाउंस हुआ है, 150 इसको, 200 इसको, तो अच्छा ठीक है। और लोग वो लोन भी देने को तैयार नहीं थे यूरोप से या कहीं से, वो मिला आपको। तो ये तो पता, और डीएफसी में भी यही हुआ था, जायका का जो ये आपका वेस्टर्न कॉरिडोर है वो जायका का लोन है और ये वाला वर्ल्ड बैंक का है। तो उसमें भी जब लोकोमोटिव खरीदने की बात आई तो आम लोकोमोटिव 15 करोड़ का होता है, जापान से भाई लोग उसका 45 करोड़ मांग रहे थे। तो वहां तो आप उससे निकल पाए किसी तरह से, जो भी टर्म्स रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के, इन्होंने अपने बना लिए, वो एल्स्टम का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू आ गए। यहाँ तो पता था कि यहाँ पे वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, 320 करोड़ किलोमीटर की ट्रेन आप तो नहीं बना सकते, और एकदम इस मौके पे आके उन्होंने अब एग्जॉर्बिटेंट पैसा मांगा। तो कितना उसका मांग रहे दो ही, हैं ट्रेन का? जहां तक मुझे याद, देखिए नेगोशिएटेड प्राइस कितने पे आया मुझे नहीं मालूम, लेकिन शुरू में जो उनका ऑफर आया था वो 90-88 करोड़ पर कोच था। तो 10 पर कोच पे आप कोच समझिए जी, 800 88 करोड़ करोड़ से जी जी जी, 800 से 1000 900 करोड़ की करोड़ ट्रेन। जी हाँ, जी हाँ, वो तो नेगोशिएट अभी जो होके चल रहा है शायद, कि साहब कि हम वंदे भारत चलाएंगे, इसके ऊपर ये क्या है? वो वही मैं वही आ रहा था सर। तो ये उन्होंने ऑफर दिया, एकदम वाहियात ऑफर है, लेकिन अब इसका आपके पास रास्ता क्या है? रास्ता मेरे हिसाब से तो मोदी जी की गुडविल है उस देश में, उसको यूज किया जाए। वो जैसे भी नेगोशिएट करिए, उसको 400-500 जहां लाना हो लाइए, लेकिन आप ये सोच ले कि उसको धमका लेंगे आप, वो मुझे नहीं समझ। उसको भी मालूम है हमारी, हम कहाँ हैं। आप वंदे भारत बना के 6 साल से, 6.5 साल से उसका डांस ड्रामा चल रहा है, उसके आगे तो नहीं बढ़े। तो अब आपने कहा कि हम 250 की ट्रेन बना देंगे, किसी ने कहा होगा साहब बहुत ज्यादा मत उड़िए, 250 की बात कर लीजिए। तो 250 की बात हुई, ऑर्डर भी हो गया, बीएमएल को ये ऑर्डर दिया गया, आईसीएफ को नहीं। वो एक मेरा अलग दुखती रग है, लेकिन अब खैर वो छोड़े। अच्छा। और जी हाँ, जी हाँ, बीएमएल को, जो कि रेल मंत्रालय के का पीएसयू है ही नहीं, वो तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है, उस पर कृपा दृष्टि हुई इनकी। तो चलिए, वो जो मैंने सुना इसलिए कि किसी ने बताया, शायद आईसीएफ वालों ही ने कहा होगा कि साहब यहाँ बड़ा मुश्किल है डिसीजन मेकिंग सरकार में, ये पीएसयू को थोड़ा ज्यादा फ्रीडम होती है, तो हम तो डिसीजन मेकिंग फंस जाते हैं, तो इनको दे दीजिए। अब जो भी रीजन रहा हो उसको दे दिया, 250 किलोमीटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया।
फिर किसी ने कहा होगा कि साहब आप 320 किलोमीटर का आप बना रहे हैं सेक्शन, 250 पे चलाइएगा तो मामला ठीक नहीं रहेगा। तो अब ये 280 बोलने लगे हैं उसे। अब आपने जो लेटेस्ट पढ़ा है वो है कि 280 की बनाएंगे या बीएमएल वाले। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड गेज की है ना? जी जी, स्टैंडर्ड गेज की बनाएंगे पहली बार लाइफ में और सीधे 280 की बनाएंगे। और अब ये सवाल उठा कि साहब इस ये क्या मतलब, तो ये हुआ कि जापानीज को बताएंगे कि हम अपनी बना लेंगे, आप ट्रेन इतनी महंगी दे रहे हो। महंगी तो दे रहा है, लेकिन ये इतनी जल्दी वो धमकी में आने वाला है, आप खुद बताइए। वो जो हम लोग वंदे भारत करके इतना खुश होते हैं, वो उससे 50 साल पहले 1964 में 210 किलोमीटर की ट्रेन बनाया था उस देश में, हाई स्पीड दुनिया में वही लाया है। आप उसको ये धमका दो कि हम ट्रैक तुमसे बनवा लिया हमने तो वही टेक्नोलॉजी से ट्रेन अपनी चला लेंगे, ये बचकानी धमकी हुई है, कोई धमकी नहीं हुई। खैर, यहां तक बात रही। सिग्नलिंग किसकी रहेगी? हाँ, अब मैं उस पर आ रहा हूँ। फिर ये हुआ कि भाई सिग्नलिंग भी बहुत महंगी दे रहा होगा वो, उसका रेट मुझे नहीं पता, दे रहा होगा जरूर। सिग्नलिंग उन्हीं से आनी थी, इसी में तो पैसा बना रहा है वो ना, अभी तक तो उसका इंटरेस्ट फ्री लोन चल रहा था। तो आपने कहा कि अच्छा सिग्नलिंग, तो फिर हम उसका टेंडर कर देते हैं, ईटीसीएस यूरोप वाली सिग्नलिंग हम लगा लेंगे। चलिए, वो इशू हो गया है टेंडर। न्यूज आइटम ये हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के भाई साहब ने दिया कि भाई वो कह रहे हैं कि अब हम सीधे वो ट्रेन खरीदेंगे जापान से जो 2030 में बन के तैयार होगी उनके लिए, E10। हम भी वही लाएंगे। अब ये जापानीज को सब्ज बाग दिखा रहे हैं या क्या कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। तो 2030 में आएगी, 2033 तक आती रहेगी, तो तब तक के लिए हम ये वाली अपनी चला देंगे और ये 2026 या 27 में चला देंगे। देखिए, एक इंडिजिनस एफर्ट के बारे में गलत बात कहना तो मेरे हिसाब से 240 का अटेम्प्ट बुरा नहीं था। 220 से 240 की क्षमता है। लीडरशिप दीजिए, कमिटमेंट दीजिए, 3 से 4 साल दीजिए उसको। तो आज 2025 में बैठे हैं, 2027 के एंड तक या 2028 तक कोशिश की जा सकती है और करना चाहिए और उसी ट्रैक पे चलाना चाहिए टू प्रूव आवर ट्रेन। बट आप पूरे प्रोजेक्ट को उस पर बैंक करेंगे तो वो तो पक्की बात है कि होगा नहीं। खैर, इन्होंने सिग्नलिंग का भी टेंडर कर दिया। सिग्नलिंग का टेंडर करके यूरोप वाला स्पेसिफिकेशन पे टेंडर किया, जापानीज नहीं, यूरोप सिस्टम के ऊपर। और उसका ये रेलवे अफसर को उन्होंने कोट किया, रेलवे सोर्सेज सेड, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, कि ये 7 साल का जो गैप है 2025 से 2033 तक, इस बीच में ये वेस्ट ना हो, इसलिए हम ये यूरोप वाला सिग्नलिंग लगा देंगे। और जब 33 तक उनकी ट्रेनें आएंगी तो उनका सिग्नलिंग सिस्टम लगा के इसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे। मतलब तो क्या साल भर का तो ब्लॉक लेंगे? नहीं, ब्लॉक अब देखिए, ट्रेन शिफ्ट हो सकती है वो, पर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पोर्टेबिलिटी आ गई, ये मैं पहली बार सुना। क्योंकि ये दुनिया भर की इसमें केबलिंग होती है। अब आप कहो कि केबल वही काम आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हर तरह की केबलिंग अलग होती है। टावर लगती है, रेडियो ईटीसीएस लेवल टू जीएसएमआर पे काम करेगा, उसकी टावर लगेगी कंट्रोल से। मतलब वो ये कहाँ आप शिफ्ट कर देंगे? आपके पास कोई और स्टैंडर्ड गेज सेक्शन भी नहीं है। फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर शिफ्ट करना मतलब ऐसे ही हुआ कि फिर मैंने मजाक में यही लिखा कि भाई ये ट्रैक भी फिर लेते जाएंगे, वहां 400 वाला लगा देंगे। लखनऊ से दिल्ली में डिस्टेंस करीब करीब बराबर है अहमदाबाद मुंबई की, तो वाला ट्रैक सब लखनऊ से दिल्ली के बीच में लगा दीजिए, हमको भला बनाए मिल जाएगा। तो अब मैं क्या इसके बारे में बताऊं ये। अच्छा, उसी आइटम में फिर वो ये भी लिखता है, ये सब लिख के, कि मैंने एनएचआरसीएल और रेलवे को अप्रोच किया बट वो दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। तो तुम्हें ये खबरें मिली कहां से? कोई रेलवे के बाबू ने कहीं बताई है आपको और आपने छाप दी है? और एकदम गलत कैसे माने, टेंडर हुआ है उसका? तो मुझे मेरी समझ के बाहर है साहब। देखिए, कोई रास्ता नहीं है। मोदी साहब की गुडविल है ना उस देश से, उसको यूज करके इन्हीं से लाइए। जैसे भी आप इनको डरा धमका समझा सकते हो, लाना आपको जापान से पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब इट विल बी हैवी 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 प्लेजेंट सरप्राइज अगर अदर देन कोई जापानीज ट्रेन आप इसमें चला लेंगे अगले 4 साल में। आपको लाना जापान से ही पड़ेगा। ये जितने शेनानिगन्स हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला।
इस सब के बीच में ये होता कि आपकी ट्रेन अगर बन जाती और वो जापानीज सिग्नल के हिसाब से, नहीं तो चल भी नहीं पाएगी उस पर, क्योंकि इसमें सिग्नलिंग का इंटरफेस पूरा ट्रेन में भी होता है। वो बन जाती है, आप अपना एक प्रोडक्ट बनी बनाए ट्रैक आपको मिला, उस पर टेस्ट कर लेते, तो आपकी साख ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में, रोलिंग स्टॉक में बढ़ती। वो एक अच्छा कदम था, लेकिन अब आपने उसको ऐसा ट्विस्ट दे दिया है कि जो कर रहा होगा ये प्रोजेक्ट बीएमएल में, वो तो मेरे ख्याल से भूख जाएगा। वो कहेगा साहब हमसे ये 280 की ट्रेन मांग रहे हैं 2 साल में, 2.5 साल में, इससे अच्छा नौकरी छोड़ के कहीं और नौकरी ढूंढ लें। वो हो ही नहीं सकता। और रेलवे वालों ने तो बीएमएल पे डाल दिया है। तो जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है जी 320 चलाने के जी लिए आपको जी कितना पावर आउटपुट चाहिए इन टर्म्स ऑफ हॉर्स पावर? तो ठीक है, ऑफ हैंड में आपको फिगर बता सकता हूँ, मतलब नंबर तो नहीं बता पाऊंगा। अगर देखिए वंदे भारत में 16 कोच के लिए कोई 11,000 हॉर्स पावर है, ठीक है साहब। अच्छा, ये है 160 की स्पीड क्विकली पकड़ने के लिए, तो पूरा यूज नहीं होता है। लेकिन जैसे आप जो जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है ट्रेन को मूव करने के लिए, ए प्लस बीवी प्लस सी वी स्क्वायर, मतलब ए तो फिक्स्ड हो गया, वी इज रिलेटेड टू स्पीड, वो रोलिंग रेजिस्टेंस और बेयरिंग रेजिस्टेंस और ये सब चीज आती है, फ्रिक्शनल फोर्सेज एंड ऑल दैट। जो वी स्क्वायर है वो एयर रेजिस्टेंस का है पूरा। तो जैसे स्पीड बढ़ती है आपका ये वी स्क्वायर के हिसाब से आपका पावर रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है। तो ये मैं नंबर यहाँ नहीं गेस करूंगा, लेकिन इट विल बी मल्टीपल टाइम्स दिस नंबर। अगर आपको 320 की चलानी है, मतलब इसका डबल तो होना ही है, ज्यादा होगा एक्चुअली। तो पावर रिक्वायरमेंट भी बहुत हो गई। तो और इसके अलावा देखिए, पावर तो फिर भी चलिए आप हर कोच में पावर कर लगा दीजिए, आप कर लेंगे, लेकिन और बहुत से रिक्वायरमेंट है जिसमें हमें कोई ज्ञान नहीं है अभी, हमारी टीम को। और बीएमएल तो मेट्रो कोच बनाता है, तो मेन लाइन वैसे भी ये पहली बार स्लीपर बनाया। देखिए 2 ट्रेन अगर से जब 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर से अदर से गुजरती हैं, तो उसका जो एयर प्रेशर का ड्रैग और उसका जो एक स्लिप रेसिडुअल बचता है, वो बड़ा भयावह होता है। अगर वो ठीक से हैंडल आपने नहीं किया डिजाइन में, तो ट्रेन पलट सकती है। इसी तरह जब आप टनल में घुसते हैं तो, और घुसते हैं और निकलते हैं, तो प्रेशर जोन ऐसे बनते हैं कि उसके लिए नॉइज प्लस स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रेन, उस दोनों के हिसाब से बहुत गहन रिसर्च करनी पड़ती है। ये ऐसे ही कोई चीज कॉपी करके आप नहीं बना सकते, वो उसका एक्सपीरियंस हमारे पास कुछ है नहीं, ना हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को है। इसके अलावा सस्पेंशन एक्टिव होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मल अच्छा ट्रैक हो तो ऐसा सस्पेंशन इंप्रूव भी चल सकता है। लेकिन बहुत सी ट्रेन ऐसी हैं जिनमें वो जो सस्पेंशन है आपका, उसका बिहेवियर आप सिर्फ सस्पेंशन पे नहीं छोड़ के उसको एक्टिव बना देते हैं, मतलब सेंसर्स लगा के उसका बिहेवियर देख के थ्रू कंट्रोल यूनिट उसको मॉडिफाई भी करते हैं बेस्ड ऑन योर ट्रैक। इसके अलावा आर्टिकुलेशन जरूरी नहीं है, लेकिन आर्टिकुलेशन से जो राइड है बेटर हो जाती है, बिकॉज वो जो बोगी आपकी है, वो आप आर्टिकुलेशन मेरे ख्याल से समझ रहे हैं, आपने इसमें सवाल भी पूछा था पहले। तो वो जो जर्क्स हैं बोगी के, वो वेस्टिब्यूल एरिया में चले जाते हैं, पैसेंजर एरिया में नहीं रहते हैं। तो वो भी मस्ट नहीं है, लेकिन ज्यादातर हाई स्पीड में होता है। टिल्टिंग भी ज्यादातर हाई स्पीड में है, सब में नहीं है। इट विल ऑल डिपेंड ऑन आप कैसा सेक्शन बना रहे हैं। अगर आप एब इनिशियो बना रहे हैं, आप कर्वेचर सेक्शन में अवॉइड कर रहे हैं, तो टिल्टिंग नहीं भी हो सकती है। मतलब इस तरह की बहुत सी चीजें डिजाइन में है जिसमें हमारा कोई दखल अभी हमारे लोगों का है ही नहीं। इट इज नॉट अ ट्रेन डिजाइन कन्वेंशनल जो हमने पहले की है उसमें थोड़ा बहुत आगे करके हम समझ पाए, ऐसा नहीं है। तो ये मतलब ये कहना कि हम लोग सिर्फ कंसल्टेंट्स के साथ बना लेंगे और ये सारे प्रेशर के, एयर प्रेशर के बिहेवियर टनल में एक दूसरे, एरोडायनेमिक शेप कैसा रहे सो दैट पावर कंजम्पशन कम से कम हो, ये सब पे बेसिक रिसर्च तो हमारे यहाँ नहीं है। कंसल्टेंट भी वैसा अगर कोई हो जिसने डिजाइन की हो, वो भी अकेले कर पाएगा मुझे नहीं लगता, बिकॉज इसमें जो रोलिंग स्टॉक मेजर है जापान में हो, अब तो चाइना भी आ गया है, आगे ही बढ़ गया इन लोग से, कोरिया में है, यूएसए में भी नहीं है क्योंकि यही नहीं वहां स्पीड, और यूरोप में है, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, ये रशिया में भी नहीं है हाई स्पीड ट्रेन।
गिनी चुनी कंट्रीज या कंपनीज हैं, उसको बाईपास करके आप, मुझे तो नहीं लगता। देखिए, अगर मैं गलत साबित होता हूं तो आई विल बी वेरी हैप्पी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये काम हो सकता है। जी चलिए लास्ट में थोड़ा वंदे भारत स्लीपर की बात कर लेते हैं। जी ये इसमें तो 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट हो गई हैं। एक ने तो बनाई है, वो जो रशिया जी, वाली कंपनी है, वो काइनेट कंपनी बनाई है उन्होंने काइंड जी आरवीएनएल के साथ में, और दूसरी जी। आपकी इसके बीएचईएल टीटागढ़, टीटागढ़ और बीएचईएल बीएचईएल, एंड हाँ कंसोर्शियम है उनका। वो कंसोर्शियम है। तो ये तो जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं। लेकिन ये बीच में ये बीएमएल कहाँ बीईएमएल से आ वाला गया? आ हाँ, गया। ये देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये थोड़ा फंस गया था, क्योंकि मन मुताबिक तो नहीं बोलूंगा मैं, बल्कि कहूंगा मैं कॉम्पिटेंट कंपनी जैसे सीमेंस, एल्स्टम हो गई, और भी जो थी सो कॉल्ड, जो रिकग्नाइज्ड, वो इतने ज्यादा उन्होंने कोट कर दिया, या उल्टा कहेंगे रशियन कंपनी ने इतना लो कोट कर दिया कि ये थोड़ा अपने जाल में फंस गए। अपना जाल ये, जब ये टेक्निकल स्क्रूटनी कर रहे थे तो ग्राउंड्स थे जिसमें आप रशियंस को बाहर कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा, उसमें थोड़ी करेज चाहिए थी करने में। बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे ये, 30,000, करीब 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट, नहीं 50,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था ये, एट द एस्टिमेटेड रेट ऑफ 130, वो उससे कम हो गया। तो इन्होंने सबको टेक्निकली सूटेबल कर दिया। अब जब कर दिया तो उसके बाद जो L1 है उसको दिए बिना आपके पास रास्ता नहीं है कोई। थोड़ा बहुत फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा सुनते हैं, गलत भी हो सकता है कि सुना प्यूटिन साहब का फोन आ गया था मोदी साहब के पास, अब लोग कहते हैं, सच्चाई तो मुझे नहीं पता। तो खैर इन देना पड़ गया। जब आपने दे दिया तो मेरे हिसाब से पूरा सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट शायद मिसिंग था। इनको समाउ इसी सब कॉन्ट्रैक्ट फंस रहा है, दे नहीं पा रहे हैं। इस बीच में समझ में आया कि जल्दी बनानी है तो बीएमएल से बनवा ली जाए। पूरी मदद हम मटेरियल की आईसीएफ से दे देंगे, और बीएमएल की फ्लेक्सिबिलिटी है, वही लॉजिक पे कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है ऑर्डरिंग में, हम तो सरकारी आदमी है, हमसे नहीं होगा। ये आईसीएफ ने एक शगुफा छोड़ा। आईसीएफ नहीं छोड़ा बोलूंगा मैं, इसलिए कि आईसीएफ की लोकल लीडरशिप इसी फेवर में थी कि बीएमएल को कॉन्ट्रैक्ट देके जल्दी से एक बनवाई जाए। इन्होंने उनको कॉन्ट्रैक्ट 10 ट्रेन का दे दिया सिंगल टेंडर पे। इसमें कोई, चूंकि अब पीएसयू है, कोई सवाल नहीं उठाएगा। मैं बात करता था उन दिनों लोगों से वहां जो थे, कहता था क्यों कर रहे हो भाई। मेरा लॉजिक दूसरा था, मैं कहता था कि देखो, प्राइड और ओनरशिप आपको काम करने में मदद करती है, जितना आप केपेबल हैं उससे ज्यादा। ये प्राइड है जिससे आप काम कर पाए थे। मानते हो कि नहीं? वो बोले हम मानते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारी प्राइड क्या रहेगी अगर आपकी ट्रेन बीएमएल बनाएगा, आप क्या हो फिर? आईसीएफ से मेरा ये कहना था। ये मतलब बहुत, मुझे बड़ा दुख हुआ ये कि ये नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है ये, एल्स्टम, सीमेंस, इन सबको ले लें, उसके बाद भी जो ट्रेन डिजाइन में दखल रखता है। क्वालिटी आप गाली दे सकते हो, सरकारी कंपनी है कि अच्छी नहीं है क्वालिटी, वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन एक उसकी धरोहर है। वो धरोहर को इन्होंने एकदम चित कर दिया और दे दिया कॉन्ट्रैक्ट बीएमएल को। चलिए, कोई बात नहीं। अब वो जल्दी से इन्होंने सोचा था कि शायद 1 साल में बना देगा, ये कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हो गया होगा 1.5 साल, अब बन के तैयार हो गई है। लेकिन इसको आईसीएफ की तो प्राइड इसमें जीरो है, इसमें आईसीएफ का क्या है? वो बन सब उसने बनाई है बीएमएल ने। लोगो तो लगता है ना आईसीएफ का भी, हाँ, आईसीएफ लोगो बीईएमएल। लगेगा, लोगो हाँ लगेगा। तो इस तरह के लोगों पे अगर आप प्राइड ले रहे हैं तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वहीं रहेंगे आप। आप रियलिटी में अगर जीने लगे तो, हमें इसीलिए इसरो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इसरो कभी इस तरह के क्लेम नहीं करता कि हम नासा के बराबर हो गए। इसरो की, आप इसरो तो मुझे लगता है प्राइड पे ही जिंदा है। उनको कौन सी बड़ी तनख्वाह मिलती है या बड़े पैसे मिलते हैं, पता नहीं। मेरे तो अब ऐसा मानना है कि इसरो की सक्सेस के पीछे उनकी प्राइड, वो अलग सब्जेक्ट है। मेरा मानना है ऐसा कि ये इसरो जो दुनिया की बराबरी करता है, वो इसलिए करता है कि वहां वो सरकारी तनख्वाही तो मिलती है उन लोगों को। वो उनको कौन से हम बड़े इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। तो वही मैंने आईसीएफ से, मेरी यही वो थी कि भाई जिस द प्राइड को आपने दांव पे लगा दिया, दे दिया किसी और को, आप ठप्पा लगाते रहो, लेकिन दुनिया को पता है कि ये बीएमएल ने बनाई है।
तो स्लीपर की ये कहानी है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट देते देते एक कंपनी को इन्होंने जून में दिया और एक को इन्होंने दिया जून 23 और एक को इन्होंने दिया सितंबर 23 में रशियंस को, बिकॉज वो नहीं देना चाह रहे थे बीच में, जो भी हो। उसके बाद ये बीएमएल तक का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, इनको लग रहा था कि 24 के एंड तक तो चल ही जाएगी। तो ये इन्होंने कोई एम्पैथी नहीं रखी, जैसा मुझे लगता है इन दोनों कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। वो इन्होंने कहा कि नहीं, हम 16 का हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन है, हमको अब 24 कोच की चाहिए और पेंट्री कार भी चाहिए। तमाम चेंजेस किए, इस पे डिस्कशन चल रहा था 6-8 महीने से। अब रिजॉल्व हुआ है, वापस लौट के बुद्धू घर के आए वो 16 कोच पे ही बात हो गई है। तो वो अभी भी उनमें, इन दोनों की ट्रेन आने में, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, नॉट देयर इनकॉम्पिटेंस, उनकी गलती मुझे नहीं लगती है। 1 साल के अंदर ट्रेन आ जाएंगी वो। तो ये बीएमएल की आगे हो गई है। बीएमएल की अब जब भी लग जाए, और दिल्ली मुंबई सुनने में आ रहा है कि दिल्ली मुंबई चलेगी, टेस्टिंग पास हो गई है। जो इसमें स्लीपर में कितनी भी इसकी कहानी टेक्निकल बनाई जाए कि भाई आदमी बर्थ सीट में बैठता है और जब 3 टियर में सोता है तो कोच की सीजी ऊपर हो जाती है। ठीक है, पेपर पे ऊपर हो जाती है, सही बात है, या और भी आप कहानी बनाओ, लेकिन मुझे पकड़ थी, मुझे मालूम था कि इसमें बेसिक डिजाइन वर्क सिर्फ इंटीरियर का है और कुछ नहीं है। नीचे आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको सीट निकाल के बर्थ लगानी है। यानी कि एक इंटीरियर डेकोरेटर बुला लीजिए, हमसे बेटर कर लेगा वो। तो हाँ, नहीं सच में, हम लोग को क्या आइडिया रेलवे में डेकोरेशन की, हम लोग जब करते हैं तो अच्छा नहीं कर पाते हैं कोई। तो आप उसको पैरामीटर दे दीजिए, वो आपको बढ़िया स्लीपर कोच बना के दे देगा, ये मेरा मानना था। अब उसको तो यानी कि 10 से 15-20% काम ज्यादा था वंदे भारत के ऊपर, इसमें इतना टाइम लगने की बात नहीं थी। चलिए, जस्ट लाइक जेएनके प्रोजेक्ट, पास्ट की बात नहीं करेंगे। अब ये शायद फरवरी में ही चालू हो जाए दिल्ली से मुंबई, और मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि ये इट विल बी अ सक्सेस, मुझे कोई शक नहीं है। और जहां भी लगेगी, अभी तो ओवरनाइट में और ज्यादा सेक्शन हैं, बिकॉज आपके पास फ्रीडम होती है। 6 घंटे की जर्नी को आप 9 में ले जाओ, या जहां अभी 10 लेते हो उसको 8.5 कर लो। तो ये सक्सीड करेगी, ये चलेगी। ये और जो ये बहुत पहले आपको लगता है कि ये दिल्ली मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा? नहीं, 12 नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए जो फर्क है और इसमें और राजधानी में, वो सिर्फ एक्सेलरेशन का है। स्पीड तो आप बढ़ा नहीं पाए 130 के ऊपर। हाँ, सेक्शन स्पीड तो 130 ही है थ्रू आउट। हाँ, अभी 130 ही है, 160 पे काम चल रहा है 4-5 साल से। तो बीच में एक खबर आई थी कि मार्च तक, ये मार्च नहीं, पिछला मार्च मुंबई से अहमदाबाद 160 हो जाएगा, हुआ नहीं है वो। तो इसलिए स्पीड की एडवांटेज आपको मिली नहीं। चूंकि आपके स्टॉपेजेस कम हैं लेकिन रेस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं, तो अक्सर स्पीड घटा के बढ़ाना रहता है, वहां पे वंदे भारत टाइम बचाती है। तो मुझे लगता है अभी राजधानी की जर्नी मेरे ख्याल से 7 और करीब 16 14 घंटे के घंटे की है आसपास। शायद। नहीं, 14 नहीं है साहब, 5 बजे शाम को चलती है और 9:30-9 पहुंचती है, तो 9 और 7 16 के आसपास है मुझे लगता है। 1.5-2 घंटे बचेंगे साहब। तो ट्रू ओवरनाइट तो नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम बचेगा। 5 बजे बहुत जल्दी हो जाता है, तो मुझे लगता है 7 7:30 चलेगी, और सुबह जो भी 8-9 बजे तक पहुंचे, 13 से 14 घंटे तो लगेंगे, लेकिन फिर भी 2 घंटे बचेंगे, और ट्रेवलर्स विल पे एक्स्ट्रा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट वो हो जाएगा, वो देंगे, पॉपुलर हो रहेगी। जी, तो आइए, आज की लंबी चर्चा हो गई। आज की चर्चा को अब यहीं जी, समाप्त करते बहुत हैं। अच्छा। जी, और बहुत-बहुत दर्शकों को शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको सुधांशु जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एक वंदे मातरम। जय हिंद। चलिए, एक बात आपको बताएं, आप